पहली बात तो हमें रायचंद नहीं करमचंद बनना चाहिए। सामान्यतः हम सब ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश है। जी जी। तो मैं मानता हूँ कि उसमें से जितना भी हम खुद पे लागू कर सकें या खुद से शुरुआत कर सकें वो एक्चुअली कर्म है। 10 करोड़ का जो राज्य स्तरीय लक्ष्य लिया था उसमें झुंझुनू जिले को 20 लाख का लक्ष्य आवंटित था जी। उसके मुकाबले अभी तक हम 27 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। तो ना सिर्फ हमने लक्ष्य के मुकाबले करीब 50% एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया है, हमने ये भी प्रयास किया कि जो पेड़ लगे उनकी सर्वाइवल रेट बेटर हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, जीवन में जो भी लक्ष्य हम सोचते हैं उसके लिए ऑनेस्टी, परसिवियरेंस, मतलब जो एक तो आपके एफर्ट है वो ईमानदार होने चाहिए। मैंने ऐसे देखा है कि लाइब्रेरी में 30 में से 20 बच्चे सिर्फ घर वालों ने भेज दिया, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मोबाइल चला के वापस घर आके रिपोर्ट कर देते हैं। उससे आप माँ बाप को तो धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो। मैंने महसूस किया जो गैप है स्किल डेवलपमेंट में कि वहाँ वो बच्चे, वो युवा आ रहे हैं जिनको परिवार को अपना घर चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम स्किल डेवलपमेंट की 4 घंटे की क्लास के साथ में उन्हें बचे हुए टाइम में कहीं हेल्प करने के लिए उसी ट्रेड में यदि लगा देंगे तो उससे उसको 200-300 रुपये उसकी दिहाड़ी भी मिल पाएगी, तो उसकी जो नीड घर पे पैसे ले जाने की है वो भी पूर्ति होगी। जो अन्य जिलों में जो इश्यूज़ है वो तो झुंझुनू में भी है, पर झुंझुनू स्पेसिफिक की हम बात करें तो झुंझुनू में पिछले 100-150 साल से बहुत अच्छी परंपरा रही है कि यहाँ पे जो प्रवासी लोग थे उनके माध्यम से शिक्षा की और अन्य अच्छी सामाजिक काम किए गए हैं। आपके पास धन है, आपके पास में समय है, आपके पास में राय है, उसको आप यदि समाज में और खुद के अलावा अन्य लोगों को उपयोग के लिए ऑफर करेंगे खुले मन से, तो मैं मानता हूँ कि ये करके आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और सोसाइटी में जो 1-to-1 हेल्प का जो सिस्टम यदि डेवलप कर पाए तो उससे बेहतर कोई सोसाइटी नहीं हो सकती। तभी प्रवासियों ने इतना अच्छा काम जिले के लिए किया। तो अब तो जब सभी जगह लोग में समझदारी बढ़ गई है तो हम उससे विमुख क्यों हों, हम वापस उनको जोड़ें। मतलब ऐसा कहा कि भाई एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, तो उसमें कितनी ही आप पढ़ाई करो लेकिन एक हरदम एक फियर ऑफ अननोन रहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं हो जाए, ऐसा कुछ नहीं आ जाए जो हमने देखा ही नहीं हो। जी। और उसकी काफ़ी रीजनेबल संभावना भी होती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं होता। आपको पुराने जो भी 10 साल के पेपर्स हैं उसमें क्या ट्रेंड रहता है और मैक्सिमम हम कैसे जो तैयारी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, मैक्सिमाइज ही हो सकती है कि अंगदान कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और मेन बात लोगों में जो फियर फैक्टर था उसको हमने काफ़ी हद तक दूर किया है कि यदि आपने अंगदान करने की शपथ ले ली, आपने फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाद में आपकी अगली पीढ़ी यदि ये नहीं करेगी तो उनको किसी प्रकार का दंड मिलेगा जी। या कोई नेगेटिव कार्रवाई होगी। वरना लोग सोचते हैं कि सरकार का कोई फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया, कल को पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति बने, कर पाए नहीं कर पाए तो फालतू परेशानी होगी। तो हमने ये मैसेज बहुत अच्छे से नीचे तक कम्युनिकेट कर दिया कि इसमें कोई भी नेगेटिव कार्रवाई नहीं है। अंगदान का फॉर्म भरने, शपथ लेने से हमारे डेटाबेस में आ गया कि आपने अपनी इच्छा जाहिर की हुई है। उस परिस्थिति में आपके एफर्ट ईमानदार होने चाहिए और उसके बाद लगातार यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। नमस्ते, मैं कुलदीप आपके साथ और आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम उन शख्सियत से बात करने वाले हैं जिनके हाथ में हमारे झुंझुनू ज़िले की कमान है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं ख़ास झुंझुनू ज़िला कलेक्टर महोदय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो स्टेशन पर। बहुत आभार आपका और 90 FM का कुलदीप। सर, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कुछ दशकों पहले ही आपने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे। तो जब आप अपनी एजुकेशन में थे, अपने युवा अवस्था में थे, तब क्या आपको भी कोई चैलेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई कि वाकई में टफ़ है बहुत कुछ करना, या ऐसा कुछ माइंडसेट आपको लगा हो? हाँ, मैं अजमेर से हूँ। अजमेर में मैंने BCom MCom किया, साथ में ICWA किया और ईश्वर की कृपा से वो सब मैंने अच्छा, राजस्थान में फर्स्ट रैंक किया, अच्छी मेरिट मेरी हरदम रही जी। लेकिन जब RAS करने का डिसीज़न किया तो इस एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी बहुत होती है और इसका सच कोई सिलेबस नहीं होता। मतलब ऐसा कहा कि भाई एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, तो उसमें कितनी ही आप पढ़ाई करो लेकिन एक हरदम एक फियर ऑफ अननोन रहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं हो जाए, ऐसा कुछ नहीं आ जाए जो हमने देखा ही नहीं हो जी। और उसकी काफ़ी रीजनेबल संभावना भी होती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं होता। आपको पुराने जो भी 10 साल के पेपर्स हैं उसमें क्या ट्रेंड रहता है और मैक्सिमम हम कैसे जो तैयारी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, मैक्सिमाइज़ ही हो सकती है। तो वो तैयारी करते समय ज़रूर एक हरदम फियर ऑफ अननोन रहता था कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि हम 80% तो पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर 20% में से ही आ जाए। तो ये डर हरदम प्रिवेल करता था जी जी। तो सर, यदि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, शिक्षा का माहौल कैसा था आपके परिवार में?
हमारा परिवार मूलतः व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और मेरे पहले बहुत ही कम लोग हमारे घर में किसी भी तरह की राजकीय निजी सेवा में रहे हैं, लेकिन शिक्षा का शुरू से काफ़ी अच्छा रहा। हम तीनों भाई बहन ने अच्छी पढ़ाई की और हमारे पेरेंट्स खुद व्यापारी थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए। मेरा ब्रदर है आलोक, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरी सिस्टर है आरती, मेरे से छोटी है, वो उसने बहुत डिग्री ले ली, पीएचडी की है उसने, ICAA की है, 2 बार MA किया है, MCOM किया है और वो भी सेंट एंथम्स अजमेर में सीनियर टीचर है जी। मैंने भी MCOM किया, ICAA किया। तो पढ़ाई का माहौल घर में हरदम से अच्छा था, लेकिन नौकरी का कोई ज़्यादा माहौल या बैकग्राउंड नहीं था। जी। तो आप अपने घर की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी उससे पहले प्रशासनिक अधिकारी बने आप? जी जी, बहुत ही कमाल सर। अब मैं सर बात करता हूँ हमारे झुंझुनू के बारे में, जी। क्योंकि ज़िले की कमान आपके हाथ में है। तो झुंझुनू को लेकर के आपके क्या दृष्टिकोण है? आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको क्या जो चीज़ें अव्यवस्था के तौर पे नज़र आ रही है उनको कैसे आप समाधान की तरफ देख रहे हैं? क्या चैलेंजेस लग रहे हैं आपको? जो अन्य जिलों में जो इश्यूज़ है वो तो झुंझुनू में भी है, पर झुंझुनू स्पेसिफिक की हम बात करें तो झुंझुनू में पिछले 100-150 साल से बहुत अच्छी परंपरा रही है कि यहाँ पे जो प्रवासी लोग थे उनके माध्यम से शिक्षा की और अन्य अच्छी सामाजिक काम किए गए हैं। पर मैंने महसूस किया कि पिछले कुछ समय में उसमें जो जुड़ाव था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है। तो मैं इसको एक बार स्टडी कर रहा हूँ कि क्या कारण है ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने शुरू किया था अब उनकी 4th-5वीं पीढ़ी होगी और यदि हम लोग उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे और कोई कारण नहीं दे पा रहे कि वो लोग जुड़ें, तो ऑब्वियसली सब वो बड़ी फैमिली से उनका अपना व्यवसाय है, अपना पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ वो रहते हैं जी। वापस उनको अपनी मिट्टी से जोड़ने के लिए हमें कुछ ऑफर करना होगा, हमें उन्हें सम्मान देना होगा, हमें जो उनके पूर्वजों ने अच्छे काम किए उसके बारे में बुलाना होगा, उनको बताना होगा कि झुंझुनू अभी उनको याद करता है और अभी भी ये वो इसको अपना कार्यक्षेत्र बनाए। तो जो परंपरा कई पीढ़ियों से चली वो आगे भी बढ़ सकती है और हमारे पास में अच्छी अभी भी इश्यूज़ हैं ऑफ़र करने के लिए जिसमें वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, झुंझुनूवासी भी दिल से इसमें जुड़ सकते हैं और दोनों मिलके लोकल जो रिसोर्सेज है वो और उनके जो रिसोर्सेज हैं उसको एक ढंग से डिलीजेंटली और लॉजिकली पूल करके और वापस हम जो उस समय जब बाकी लोग नहीं समझते थे तभी प्रवासियों ने इतना अच्छा काम जिले के लिए किया, तो अब तो जब सभी जगह लोग में समझदारी बढ़ गई है तो हम उससे विमुख क्यों हों, हम वापस उनको जोड़ें। तो उनके पास में तन मन धन सब है, पर उसका एक ऑप्टिमम उपयोग कैसे करें वो मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयास करूँगा और उसको वापस जितना संभव पुनर्स्थापित करूँगा। जी। हर सरकार का एक ध्येय होता है कि उसकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे जिनको उनकी ज़रूरत है। हमारे झुंझुनू ज़िले में जो हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपको क्या लगता है कि प्रभावी रूप से उनका क्रियान्वयन जो है वो हो रहा है? आम जन तक क्या वो योजनाएं पहुँच रही है? आप क्या मानते हैं? ये मैं मानूँ कमोबेश स्थिति जैसी है उससे हमारे यहाँ स्थिति बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता और एजुकेशन के लेवल और जिलों के मुकाबले अच्छा है। तो लोग उनके समाज, उनके लोकल जनप्रतिनिधिगण और जगह के मुकाबले बेहतर इक्विप्ड हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। तो स्टेटस जो अभी है वो और जिलों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन जो मेरा मोटो है और जो मैं हमारी पूरी टीम को हरदम कहता हूँ और वो प्रयास करता हूँ कि एंड्स मीन्स और एंड्स वो दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें साधन और साध्य में से हरदम साध्य पे प्रयास करना चाहिए। केवल साधन करने से जैसे मैंने ये प्रयास किया वो किया, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे जो आदमी है उसको जब तक डिज़ायर्ड लाभ नहीं मिला तो मेरे प्रयास का, मेरे आंकड़े तो मैंने अच्छे कर लिए, लेकिन जो गुड गवर्नेंस है या आम आदमी के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए जब ये हमारे कैंप्स थे तो कैंप्स में कई तरह के काम हमने लिए, पर एक पंचायत में मैं था तो वहाँ पे किसी का नाम जमाबंदी में करेक्शन कराना था, बिकॉज गांव में पुराने समय में जो बोलता नाम होता था रामू, रामया, मतलब कुछ भी लिखते थे, जो उसका एक्चुअल नाम था उससे भिन्न होता था और आधार में और उसमें यदि अंतर है तो पेंशन में उसको दिक्कत आती थी। तो हमने जब कैंप में वो आदमी आया उसकी बात समझी, उसका हमने नाम करेक्शन का जो समरी प्रोसेस होता है वो कैंप में पूरा किया, उस प्रोसेस को पूरा करके उसका ऑर्डर निकाला, उसका म्यूटेशन खुलवाया और उसके बाद उस सही म्यूटेशन को लगा कि उसकी पेंशन का भी पूरी मित्र से कार्रवाई पूरी की। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि हुई कि हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हमने सब एक और 136 में नाम दुरुस्त कर दिया, हमने एक्चुअल में उस आदमी की नीड तो थी कि उसकी पेंशन सिर्फ नाम में अंतरकरण अटकी थी, उसको हमने एंड टू एंड पूरा काम किया और अगले महीने से उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो मैं टीम को यही कहता हूँ कि जो सामने वाले व्यक्ति की जो अपेक्षा है हमें वो समझनी चाहिए और उसको कैसे प्राप्त करें, उस अंत तक उसको चेस करके काम करवाना चाहिए, चेस तक काम करना चाहिए, उसका वाकई में रिजल्ट आना चाहिए। सर अगला सवाल मेरा ये है कि
राजस्थान के अंदर एक बहुत ही कमाल की पर्यावरण को लेकर के मुहिम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, हरियालो राजस्थान। और हाल ही में हमारे वन मंत्री जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी और सब आमजन को भी बताया कि तकरीबन 10 करोड़ से अधिक जो है वो पेड़ राजस्थान में अब तक लग चुके हैं और इन संभावनाओं को और आगे बढ़ाने पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे झुंझुनू ज़िले में हमने कितने जो है वो पेड़ पौधे जो है अभी तक लगाए हैं? 10 करोड़ का जो राज्य स्तरीय लक्ष्य लिया था उसमें झुंझुनू जिले को 20 लाख का लक्ष्य आवंटित था जी। उसके मुकाबले अभी तक हम 27 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। तो ना सिर्फ हमने लक्ष्य के मुकाबले करीब 50% एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया है, हमने ये भी प्रयास किया कि जो पेड़ लगे उनकी सर्वाइवल रेट बेटर हो। उसके लिए हमने 2-3 काम किए हैं कि जो ऑलरेडी फॉरेस्ट के जो एंक्लोजर्स हैं जो सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं, उसमें जहाँ जगह थी वहाँ हमने ज़्यादा पेड़ लगाए हैं ताकि पेड़ नष्ट होने की स्थिति नहीं बने। साथ ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हमने जो स्कूल्स हैं, स्कूल के हर बच्चे को 5-5 पेड़ लगाने का टारगेट दिया है और हम मानते हैं कि बच्चों में यदि हम एक बार उनको जोड़ लें तो फिर वो लगन हो जाती है और वो डूएबल भी है। तो बच्चा जहाँ पर अपने घर में, स्कूल के बाहर जहाँ भी उसको सुविधा है पानी देने की और लगाने की, उसको हमने फैसिलिटेट किया है। तो इस प्रकार से हमने कम्युनिटी को भी जोड़ने का प्रयास किया कि सिर्फ नंबर भी अचीव नहीं करें हम, बल्कि लोगों को जोड़ भी पाएँ ताकि पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वो भी बढ़े और हमारे जो पेड़ लगा रहे हैं उनकी सर्वाइवल रेट भी बेटर हो। जी सर, आपने क्योंकि अंगदान कहा गया है हमारी सनातन संस्कृति में भी कि एक बहुत बड़ा दान माना जाता है अंग का दान करना, और उसको लेकर के आपने काफ़ी काम किया। तो अंगदान महादान ये जो इनिशिएटिव है उसको झुंझुनू में आप कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कि कोई भी सोशल चेंज करने के लिए शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर एक बार वो चालू कर दो तो उसका लाभ सोसाइटी को मिलता है। जैसे हम इसको और ब्रॉडर रूप में देखें तो रक्तदान, फिर नेत्रदान, फिर अब अंगदान। तो अब रक्तदान जो है वो आम आदमी उसको अंगीकार कर चुका है और बहुत सारे संगठन, जो जनप्रतिनिधिगण या जो भी लोग हैं वो अपने जन्म दिवस पे या और अन्य ओकेजन्स पे रक्तदान शिविर लगाने लग गए और उससे जो रक्त इकट्ठा होता है वो आमतौर पे उसके काम आ रहा है जो व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी बीमारी की स्थिति में रक्त उसको नहीं उपलब्ध हो पाता था, क्योंकि हर आदमी बहुत महंगा या बहुत दूर से रक्त की व्यवस्था नहीं कर सकता है। लेकिन जब अवेलेबिलिटी एन मास होने लग गई तो आम आदमी को भी उपलब्ध होने लग गया। तो रक्तदान जो है वो स्टेज क्रॉस कर चुका है कि जिसको अब हम उसको मान सकते हैं जन आंदोलन बन चुका है। नेत्रदान के बारे में अभी भी बात हो रही है, बात होने के लिए अच्छा माहौल बन गया, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन अंगदान की अभी शुरुआती स्टेज है। तो हमने ये प्रयास किया है कि अंगदान के बारे में भी लोगों को बताएं कि अंगदान कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और मेन बात, लोगों में जो फियर फैक्टर था उसको हमने काफ़ी हद तक दूर किया है कि यदि आपने अंगदान करने की शपथ ले ली, आपने फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाद में आपकी अगली पीढ़ी यदि ये नहीं करेगी तो उनको किसी प्रकार का दंड मिलेगा या कोई नेगेटिव कार्रवाई होगी। वरना लोग सोचते हैं कि सरकार का कोई फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया, कल को पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति बने, कर पाए नहीं कर पाए तो फालतू परेशानी होगी। तो हमने ये मैसेज बहुत अच्छे से नीचे तक कम्युनिकेट कर दिया, इसमें कोई भी नेगेटिव कार्रवाई नहीं है। अंगदान का फॉर्म भरने, शपथ लेने से हमारे डेटाबेस में आ गया कि आपने अपनी इच्छा जाहिर की हुई है। और चूंकि अब सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, आगे और जब आभा वगैरह हम लागू कर रहे हैं, हर एक का जो इलाज होगा, जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब चीज़ें इंटीग्रेट होगी। तो हमें तुरंत ये रिफ्लेक्ट होगा कि ये व्यक्ति जो अस्पताल में एडमिट है और ये इनकेस कोई ऐसी स्थिति में आने वाला है कि इसका अंगदान लेने की स्थिति बनती है और इसने कमिटमेंट दिया हुआ है, तो उसके परिवार से संपर्क किया जा सकेगा और उनको बताएंगे कि साहब इनकी इच्छा थी कि इन्होंने अंगदान करने की मंशा जाहिर की थी, आपकी सहमति हो तो आप अंगदान कर सकते हो और इससे इतने लोगों को ये फ़ायदा होगा। जी जी। तो शुरुआती चीज़ थी, तो जो पब्लिक में बेसिकली परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई ऐसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए। तो हमने परसेप्शन जो गलत था उसको तोड़ने की कोशिश की है और हमने अब राजस्थान में इसमें 3rd रहे, लेकिन नंबर से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। हमने अभी भी वो मुहिम जारी रखी है और हम चाहते हैं एक्चुअल में हम डाउन द लाइन इसको अंगदान को भी एक बज़वर्ड बने और जो रक्तदान जिस स्टेज पे पहुँच गया है, कंसिस्टेंट प्रयास करके अंगदान भी उतना ही पॉपुलर प्रिवेलेंट हो पाए, ये प्रयास है। जी सर, जैसे अंगदान की हमने बात करी तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य का एक इम्पैक्ट जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल की यदि मैं युवा अवस्था की बात करूं तो आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी जगह अवैध नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हमारे संस्था भी कई वर्षों से जो है वो तंबाकू मुक्त राजस्थान पे हम लोग काम कर रहे हैं, साथ के साथ अवैध नशा जो उसकी खिलाफत भी हम कर रहे हैं। तो आप झुंझुनू में कैसे इंश्योर करते हैं कि अवैध नशा जो है वो ज़्यादा ना फैले? क्या आप इसके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, कुछ अभियान भी चला रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इसमें विभिन्न विभाग काम करते हैं। जैसे आपने कहा अवैध नशा, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, ऐसे बहुत कानून बने हुए हैं।
मेडिकल डिपार्टमेंट जो है नशा मुक्ति के बारे में काम करता है। जो कॉलेजेस खासकर जो युवा है, बेसिकली युवाओं में एक बहुत ही गलत ट्रेंड हो गया जिसका बच्चे फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बच्चों को लगता है कि यदि ये हमने नहीं किया तो फिर हमारा जो युवावस्था है वो बेकार हो गई, जो एक बहुत ही गलत मिथ ये बच्चों में पड़ गई है। और ये तो सबको पता ही है कि ये गलत है, लेकिन वो एहसास होते होते कई बार बहुत समय निकल जाता है। तो उसके लिए स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपर काउंसलिंग, जो इस तरह के सेंटर्स हैं जो लोगों को प्रोफेशनली ये बता सकते हैं कि कैसे जो युवा है यदि उसी गिरफ्त में आ गया तो कैसे उससे हम एक सॉफ्ट थेरेपी देके उससे बाहर लाएं और जो नहीं गया है उसको जाने से रोकें। तो इस दिशा में जो NGOs भी काम कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, जो योगा आयुर्वेद वाला जो हमारा ब्रांच है वो भी इसमें काम करती है, कॉलेज एजुकेशन भी काम कर रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो जो विभाग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं उसमें जो गैप एरिया छूट रहा है वो क्या है और उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जी सर, एक ध्येय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, मुख्यमंत्री महोदय भी इसके बारे में आमजन के साथ बातचीत करते हैं कि स्वरोजगार को देश में जो है बढ़ावा मिलना चाहिए, युवा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो आप झुंझुनू ज़िले में, क्योंकि स्वरोजगार के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, युवा जब भी बैंक में जाता है तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम बता दी जाती है कि इस तरीके का कागज़ नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है। तो क्या हम इंश्योर कर रहे हैं झुंझुनू में भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की जो है संभावनाएं वो बढ़ें? इसको हम कैसे देख रहे हैं? जो आपने कहा ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। नॉर्मली ये बैंकर्स में ट्रेंड देखा गया है कि वो ऐसे लोन, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि उसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, लोन दिया जाए ताकि वो तब का लोन ले सके जिसको अदरवाइज नहीं मिल रहा है। लेकिन बैंकर्स अपनी सेफ्टी के लिए अपना लोन NPA नहीं उसके लिए उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो वो हमने रेगुलरली बैंकर्स के साथ मीटिंग की है और इंश्योर किया है कि जो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं तो उसकी पालना उन्हें लेटर और स्पिरिट में करनी है। जेन्युइन दिक्कत है तो वो हम उसको दूर कराएंगे, लेकिन अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए हमको। और उसके साथ ही हमने स्किल डेवलपमेंट पे भी हमने जोर दिया है। झुंझुनू की कुछ लोकल कलाएँ हैं, फ्रेस्को पेंटिंग है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वो अभी 1 to 1 चल रही है और कुछ 1-2 परिवार 5 परिवार कर रहे हैं। यदि उनके बाद उसको आगे बढ़ने का तरीका नहीं रहेगा तो आज ही हमने शिल्पग्राम की एक मीटिंग की है। झुंझुनू के पास में एक बड़ा अच्छा शिल्पग्राम बना हुआ है, लेकिन वो पिछले कई साल से वीरान है। तो हमने उसका पूरा अच्छा मॉडल बनाया है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से उनसे कंट्रीब्यूशन लेके उन्हीं के द्वारा उसको डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ हमारे आर्टिजन्स की डिस्प्ले भी हो सके, उनके लिए ट्रेनिंग भी कर सकें। साथ ही शहर के बहुत नज़दीक है वो, तो शहर के लोगों के लिए एक अच्छा पार्क, प्ले एरिया भी डेवलप हो सके, एक हैपनिंग प्लेस उसको बना सके। तो इस तरह से जो पात्र लोग हैं उन्हें बैंकर्स के माध्यम से सुविधा से लोन मिले। साथ ही स्वरोजगार के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें हम काम करें। और उसमें मैंने महसूस किया जो गैप है स्किल डेवलपमेंट में कि वहाँ वो बच्चे, वो युवा आ रहे हैं जिनको परिवार को अपना घर चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम स्किल डेवलपमेंट की 4 घंटे की क्लास के साथ में उन्हें बचे हुए टाइम में कहीं हेल्प करने के लिए उसी ट्रेड में यदि लगा देंगे तो उससे उसको 200-300 रुपये उसकी दिहाड़ी भी मिल पाएगी। तो उसकी जो नीड घर पे पैसे ले जाने की है वो भी पूर्ति होगी, उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल पाएगी, और जहाँ पर ऐसा काम चल रहा है उन लोगों को भी एक जो हेल्पिंग हैंड मिल पाएगा। तो वो हम अभी पूरा लागू नहीं कर पाए, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। लेकिन आइडिया ये है कि स्किल डेवलपमेंट में केवल बच्चे को ट्रेड सिखाने के साथ साथ में शुरू दिन से ही कोई हेल्प के रूप में उसी ट्रेड से वो जुड़ जाएगा तो उसकी तैयारी भी बेहतर होगी और उसको पहले दिन से कुछ इनकम भी घर ले जाने को मिलेगी। बहुत ही कमाल सर, बहुत ही कमाल थॉट आपकी। अंत में झुंझुनू वासी और जो युवा वर्ग इस वक्त आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो हमें रायचंद नहीं कर्मचंद बनना चाहिए। सामान्यतः हम सब ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश है। जी। मैं मानता हूँ कि उसमें से जितना भी हम खुद पे लागू कर सकें या खुद से शुरुआत कर सकें वो एक्चुअली कर्म है। और यदि सब लोग मिलकर छोटे छोटे कर्म हम करते रहें, आम आदमी आम जीवन में भी यदि थोड़ा सा कंसर्न रखे खुद के अलावा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के, देश के लिए, तो देश अलग कुछ नहीं है, हम सब मिलकर ही देश हैं। हम लाइट अनावश्यक नहीं जलाएं, कचरा रोड पे नहीं फेंकें, सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी नहीं करें, किसी को मदद की ज़रूरत है उसको पहले दें, कोई बुजुर्ग और महिला खड़ी है तो उसको हम उठ के अपनी सीट दे सकते हैं। बहुत तरीके, जिसके पास जो है, आपके पास धन है, आपके पास में समय है, आपके पास में राय है, उसको आप यदि समाज में और खुद के अलावा अन्य लोगों को उपयोग के लिए ऑफर करेंगे खुले मन से, तो मैं मानता हूँ कि ये करके आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और सोसाइटी में जो 1 to 1 हेल्प का जो सिस्टम यदि डेवलप कर पाए तो उससे बेहतर कोई सोसाइटी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती।
तो हमारे साथ आज खास चर्चा में थे झुंझुनू जिला कलेक्टर महोदय, जिनसे हमने खास बातचीत करी। बातों का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। सर, एक स्पेशली यूथ के लिए एक अंतिम सवाल मैं कर रहा हूँ। जब भी हम प्रशासनिक अधिकारियों को युवा देखता है तो उनके मन में भी चाह होती है कि मैं भी इस कुर्सी पे बैठूं, क्योंकि वो पावर अट्रैक्ट करता है उनको। कई बार सिचुएशंस नहीं होती फैमिली की कि फाइनेंशियली भी इतने वो नहीं होते। तो आप अपने निजी जीवन में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो गया, आप समाज के हर वर्ग के हर तरीके के लोगों को देखते हैं, चाह जिनके मन में है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए क्या वे अपना सकते हैं वो? चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, जीवन में जो भी लक्ष्य हम सोचते हैं उसके लिए ऑनेस्टी, परसिवियरेंस, मतलब जो एक तो आपके एफर्ट है वो ईमानदार होने चाहिए। मैंने ऐसे देखा है कि लाइब्रेरी में 30 में से 20 बच्चे सिर्फ घर वालों ने भेज दिया, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मोबाइल चला के वापस घर आके रिपोर्ट कर देते हैं। उससे आप माँ बाप को तो धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो। तो जो भी एफर्ट करे, परिस्थिति जैसा आपने कहा, सबकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में आपके एफर्ट ईमानदार होने चाहिए। और उसके बाद लगातार यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे खास चर्चा में जुड़े। आपका और 90 FM का बहुत आभार। और आपने हमारे जो अंगदान वाला जो अभियान था उसमें बढ़ चढ़ के आपने वॉलंटरीली बहुत हमारी हेल्प की, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।